दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारी इस वीडियो में। हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं यानी कि पार्लियामेंट में पहली वीडियो में हमने राज्यसभा जो है वो कवर की थी। आज की इस वीडियो में जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है लोकसभा यानी कि जो राज्य का हमारे ये पार्लियामेंट का दूसरा सदन। आर्टिकल नंबर 79 से लेकर 122 यानी कि 122 तक, और भाग जो है वो कौन सा है, 5वां, जो बताता है कि कैसे हमारी जो पार्लियामेंट है उसका गठन किया जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर जो हमने पहले 80 पढ़ा था वो राज्यसभा के बारे में बताता है, जबकि 81 जो है वो बताता है कि लोकसभा की कंपोजिशन क्या रहेगी, यानी कि लोकसभा में कितने सदस्य होंगे और उन सदस्यों को कैसे चुना जाएगा, यानी कि किन किन स्टेट्स को कितनी सीटें दी गई हैं और किस प्रोसेस के थ्रू उनको चुना जाता है, उन सभी के बारे में 81 में बताया गया है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ रखी गई है वो रखी गई थी 552, यानी कि 552 जो सीटें हैं वो लोकसभा में रखी गई हैं। उसमें से 530 सीटें जो हैं वो स्टेट्स के लिए दी गई हैं, जबकि 20 सीटें यूटीज के लिए और 2 सीटें जो है वो एंग्लो इंडियंस होते थे, यानी कि जो अंग्रेज जो बाद में भारतीय हो गए थे उनके लिए रिजर्व की गई हैं। इस तरीके से ये टोटल जो सीटें हैं वो कितनी है, 552। अब आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं कि एक अधिक से अधिक सीटें कितनी हो सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रेजेंट में सीटें कितनी हैं, तो अगर हम ये 543 सीटें हैं जो प्रेजेंट में हैं, वैसे हम बात करें अब तक जो थी वो थी 545 सीटें, 2 सीटें जो कम हो गई हैं। तो 543 जो सीटें हैं उसमें से 524 जो सीटें हैं वो राज्य को दी गई हैं, 19 सीटें यूटीज के लिए और 7 सीटें जो है वो किसके लिए रिजर्व की गई थी, पीओके के लिए। यानी कि जैसे अगर हम बात करें कि 545 सीटें, 545 में से जो 7 सीटें थी, 545 और 7 कितने होंगे, 552 सीटें हो गई। तो जो 7 सीटें पीओ के लिए रिजर्व की गई थी कि भविष्य में जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है अगर वो भारत में मिला लिया जाता है तो 7 सीटें हैं वो उसको दी गई थी। इस हिसाब से ये 552 सीटें थी, यानी कि ये 545 से 543 रह गई, इसलिए कि जो 2 सीटें एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व की गई थी उनको 2019 में ये जो सीटें हैं इनके जो रिजर्वेशन था, ये प्रोविजन, उसको डिलीट कर दिया गया। किस एक्ट के द्वारा, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये 2 सीटों का जो प्रोविजन था वो 2019 में डिलीट कर दिया है। तो अब केवल 543 सीटें हैं जिन पर हाल फिलहाल में जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं, यानी 524 प्लस 19 सीटें जो रखी गई हैं अभी प्रेजेंट में। ठीक है, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो यही पूछा जाता है कि प्रेजेंट में कितनी है, और यहाँ पर ये कंफ्यूज रहती है ज्यादा। अब इनको कैसे चुना जाएगा, यानी किस स्टेट्स को कितनी सीटें दी जाएंगी, ये किस चीज पर निर्भर करता है। तो ये बेसिकली अगर हम बात करें तो लोकसभा में जो सीटें हैं, जो एमपी चुनकर आते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आते हैं, यानी कि बेस्ड ऑन दी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि जो पर्सन जिसने 18 यानी 18 वर्ष प्राप्त कर चुका है, वो 18 वर्ष को हो गया, उसके पास एक अधिकार होता है एक वोट देने का, और वो अपने के वोट के माध्यम से उन एमपीज को चुनते हैं। यानी कि ये सीधे तौर पर भारत की जनता के द्वारा ये चुने जाते हैं। पहले जो एज की क्राइटेरिया थी वो कितनी थी, 21 वर्ष थी, यानी कि 21 वर्ष का कोई व्यक्ति है वही उसी के पास अधिकार था वोट देने का। लेकिन 1988 में 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये जो एज लिमिट थी उसको 21 से कम कर कितना कर दिया गया, 18। ठीक है, ना हम बात करते हैं कि सीट का अलॉटमेंट कैसे किया जाता है, कि लोकसभा में किस राज्य को कितनी सीटें दी जाएंगी। ये आपने देखा हो कि यूपी में सबसे ज्यादा सीटें हैं, वहीं बिहार है, बंगाल है या फिर मणिपुर वगैरह है, इनमें सीटें कम है। तो ऐसा क्यों है, तो बेसिकली जो सीटें जो दी गई हैं वो दी गई हैं पॉपुलेशन के बेस पर, यानी कि जिस स्टेट में जितनी पॉपुलेशन है उसी के हिसाब से उस स्टेट को उतनी सीटें दी गई हैं। लेकिन एक कॉमन चीज है हर स्टेट की, कि यदि अगर हम बात करें जो रेशियो निकल के आता है कि उस स्टेट को जो सीटें दी गई हैं और उस स्टेट की जो टोटल पॉपुलेशन है और उनका अगर हम रेशियो निकालते हैं तो वो रेशियो सभी सेम निकल कर आता है हर स्टेट्स में। सपोज करो अगर हम इसको ऐसे समझें कि उत्तर प्रदेश की एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश को मान लो इसमें 100 पॉपुलेशन है, 100 व्यक्ति हैं, और यहाँ पर जो सीट दी गई है वो 10 सीटें दी गई हैं। तो हम कह सकते हैं कि 10% पर एक सीट है जो है वो रिजर्व की गई है, 10 लोगों पर एक सीट है। तो ये जो रेशियो है वो हर स्टेट में सेम निकल कर आएगा इसी हिसाब के। तो इस हिसाब से जो है वो सीटें दी गई हैं हर स्टेट को। अब ये जो रेशियो है केवल स्टेट तक ही सीमित नहीं है, स्टेट्स के अंदर भी बात करें, जैसे हमारे यहाँ चुनावी क्षेत्र होते हैं, संसदीय क्षेत्र जो होते हैं,
उनमें भी रेशियो बिल्कुल सेम निकल कर आता है कि उस स्टेट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंसी को सीट दी गई है वो कितने पॉपुलेशन पे की गई है, तो उसका जब रेशियो निकालते हैं तो पूरे स्टेट में सेम निकल कर आता है। तो ऐसे ये जो रेशियो की बात करते हैं तो स्टेट के बाहर भी और स्टेट के अंदर दोनों ही जगह उसके पॉपुलेशन और सीट का रेशियो है वो सेम निकल कर आता है ऑल ओवर द इंडिया। ना हम बात करें कि पॉपुलेशन का अगर वेस देखें तो 1971 यानी कि 1971 की जो जनगणना हुई थी उसी के आधार पर सीटों को रिजर्व किया गया है। अब बात यह आती है कि 1971 और प्रेजेंट में 2026 में पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुका है, लेकिन सीटों में कोई चेंज नहीं किया गया है। ये प्रोविजन बढ़ा दिया गया था कि इस आधार पर जो सीटें रिजर्व की जा रही हैं ये कब तक लागू रहेगी, 2026 तक। अब 2026 अभी चल रही है, इसके बाद पता लगे कि किस सेंसस के बेस पे सीटें हैं जो रिजर्व की जाएंगी। ठीक है, अब तक जो है वो 1971 के आधार पर सीटें दी जा रही हैं। लोकसभा का जो सामान्यतः टेन्योर जो होता है, कार्यकाल 5 साल का होता है, और 5 साल जो है वो कब से काउंट की जाती है, जब उसकी जो पहली मीटिंग होती है, पहली मीटिंग से ही जो टाइम है वो टाइम पीरियड काउंट किया जाता है। जितने भी एमपी जो चुनकर आते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, उनको शपथ या तो प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के द्वारा कोई भी पर्सन जो भी अपॉइंट किया गया है वो सभी इलेक्टेड एमपीज को शपथ दिलाता है। वैसे प्रथा क्या होती है कि जो लास्ट लोकसभा होती है उसका जो स्पीकर होते हैं वो जब तक उस ऑफिस में रहते हैं जब तक कि एक नई इलेक्टेड एमपीस हैं उनमें कोई भी स्पीकर जब तक अपॉइंट नहीं कर दिया था तब तक वो रहते हैं। लेकिन सामान्यतः क्या होती है कि जैसे ही पहली मीटिंग हुई तो जो पुरानी लोकसभा के स्पीकर हैं वो हट जाते हैं और प्रेसिडेंट एक सबसे सीनियर मोस्ट एमपीस होते हैं, यानी कि जितने भी एमपीस में जो सबसे ज़्यादा उम्र के यानी सीनियर जो होगा उसको प्रोटम स्पीकर बना देते हैं। इसमें दिया हुआ है कि प्रोटम स्पीकर, जस्ट प्रोटम प्रेसिडेंट अपॉइंट प्रोटम स्पीकर, यानी कि इस स्पीकर को बनाता है। बनाने के पीछे कारण क्या है कि ये जो नई इलेक्टेड लोकसभा है उनको शपथ दिलाने का जो काम है वो किसका, प्रोटम स्पीकर का। अब जैसे ही शपथ दिला दी जाती है उसके बाद जो प्रेसिडेंट हैं वो एक डेट फिक्स करते हैं स्पीकर के इलेक्शन की। यानी कि अगर हम इसको समझें तो प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि जो पार्लियामेंट है उसके प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं। प्रेसाइडिंग ऑफिसर का यहाँ मतलब है कि सदन को चलाने के लिए जिस अफसर की जरूरत होती है, जिस व्यक्ति की जरूरत होती है उसी को प्रेसाइडिंग ऑफिसर है। तो आर्टिकल नंबर जो 90 है यानी कि जो 90 है वो बताता है स्पीकर के बारे में कि जो स्पीकर है वो कौन होंगे, लोकसभा के प्रेसिडिंग ऑफिसर होंगे। और उनको कौन अपॉइंट करेगा और वो कहाँ से चुनकर आते हैं, तो लोकसभा ज़्यादातर जो जितने भी एमपीस होते हैं यानी कि जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं जो चुनकर आते हैं उन्हीं में से एक पर्सन होता है जिसको चुनाव के माध्यम से यानी कि जो लोकसभा के एमपीस हैं वो उन्हें चुनते हैं। और कब चुनते हैं, जब पहली मीटिंग हो जाती है उसके बाद से। और इसकी जो डेट है इलेक्शन की वो किसके द्वारा फिक्स की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा। देखो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है एक तारीख फिक्स करते हैं, उस पर इलेक्शन होता है, जितने भी लोकसभा के एमपीस होते हैं वो अपना वोट देते हैं फिर चुनते हैं स्पीकर को। अगर स्पीकर जब कभी चाहे तो रिजाइन दे सकता है अपने पद से। और किसे देगा रेजिग्नेशन लेटर, तो वो जो रेजिग्नेशन लेटर होगा वो किसको देगा, डेप्यूटी स्पीकर को देगा। अगर हम बात करें कि स्पीकर को पद से कैसे हटाया जाए, तो इसके जो मेंबर्स होते हैं यानी लोकसभा के मेंबर्स एक रेजोल्यूशन के द्वारा, वो भी रेजोल्यूशन एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी के द्वारा पास किया गया हो, उसके माध्यम से इसको हटाया जा सकता है। लेकिन अगर इस संबंध में कोई भी मोशन लाया जाता है तो लोकसभा में लाया जाता है तो स्पीकर को लगभग 14 दिन का एक नोटिस देना होगा। यानी कि हो सकता है कि भाई स्पीकर किसी अर्जेंट काम पर हो और उस काम में बिजी हो, इसीलिए पहले उसे एक नोटिस दिया जाएगा 14 दिन का, उसके बाद ही उसकी जो प्रोसेस है उसे हटाने की वो चालू की जाएगी। ना हम बात करते हैं डेप्यूटी स्पीकर की, यानी कि आर्टिकल नंबर जो 93 है वो डेप्यूटी स्पीकर के बारे में बताता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और है, जब कभी भी स्पीकर सदन की कार्यवाही को चला रहे होंगे तो डेप्यूटी स्पीकर का क्या काम होगा, वो एक नॉर्मल एमपीस की तरह सदन में बैठेंगे और उसके हिस्सा लेंगे। ठीक है, वो उनका कोई स्पेशल रोल उस समय पर नहीं होता है। ये बेसिकली जब एक्टिव होते हैं जब स्पीकर पद पर नहीं हो या एब्सेंट हो, उस केस में डेप्यूटी स्पीकर जो है वो स्पीकर बन जाते हैं। इनके भी जो इलेक्शन की डेट होती है वो कौन फिक्स करता है, वो स्पीकर फिक्स करता है। देखो यहाँ पर स्पीकर की जो डेट इलेक्शन कौन फिक्स करता है, प्रेसिडेंट। लेकिन डेप्यूटी स्पीकर की जो डेट होती है इलेक्शन की वो फिक्स करते हैं स्पीकर।
इलेक्ट्स आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर, यानी कि जैसे ही स्पीकर का जो इलेक्शन हो जाता है उसके बाद जो है वो डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होता है। ये भी क्या करते हैं, सभी परफॉर्म करते हैं सभी एक्टिविटीज, यानी जब कभी स्पीकर नहीं है तो उसके जगह पर कौन आ जाता है, डेप्यूटी स्पीकर। लेकिन जब कभी ये रेजिग्नेशन अपना लेटर देना चाहते हैं, यानी कि ये अपने आप के पद से अगर छोड़ना चाह रहे हैं, तो रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे, स्पीकर को देंगे। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को देता है अपना रेजिग्नेशन लेटर, और डेप्यूटी स्पीकर जो है वो किसको देता है, स्पीकर को देता है। तो ये इनमें अपने आपसी में अदला बदली हो जाती है, ठीक है। ना अगर हम बात करें डेप्यूटी स्पीकर की, यार स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कैन नॉट प्रेसाइड एंड हैव राइट टू टेक इन द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा, यानी कि जब कभी भी इन दोनों के अगेंस्ट, यानी किसी भी केस में मान लो या स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर के अगेंस्ट यदि कोई भी हटाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो उस समय में ये अपने जो सदन की कार्रवाई पर नहीं रहेंगे, यानी कि ये प्रेसाइड नहीं करेंगे। ये नॉर्मल सदन में बैठकर हिस्सा ले सकते हैं, उसकी बोल सकते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता नहीं करेंगे दोनों ही पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट है, ये तो हमने अभी अपॉइंट पढ़ ही लिया कि प्रोटेम स्पीकर का क्या काम होता है। स्पीकर डिसाइड अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये तीन तरीके के जो बिल्स होते हैं, मनी बिल या फाइनेंशियल बिल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो इनको तो हम अलग से कवर करेंगे। लेकिन कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, ये जो पावर दी गई है वो किसको दी गई है, स्पीकर, यानी कि स्पीकर ही डिसाइड करेगा कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है। स्पीकर डिसाइड क्वेश्चन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एमपी ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यानी कि दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति को हटाना है, डिस्क्वालीफाई करना है, तो इसकी भी पावर जो है वो किसे दी गई है, स्पीकर के लिए। कि स्पीकर के पास पावर है कि वो ये तय करेगा कि इस पर्सन ने पार्टी छोड़ी है या पार्टी बदली है, नहीं है, ठीक है। प्रेसाइड ज्वाइंट सिटिंग एब्सेंट डेप्यूटी स्पीकर, यानी कि जो ज्वाइंट सिटिंग होती है, ज्वाइंट सिटिंग करने के पीछे रीजन क्या है कि सपोज करो कोई भी एक बिल है, लोकसभा में आया या लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में गया और राज्यसभा से वो पास नहीं हो पा रहा है, या राज्यसभा से पास होकर वो लोकसभा में आया, लोकसभा में जाके वो अटक जाता है, ठीक है, और उस बिल को पास कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ऐसे में प्रेसिडेंट क्या है कि मीटिंग बुलाते हैं दोनों हाउसों की एक साथ, उसी को ज्वाइंट सिटिंग कहा जाता है। इस ज्वाइंट सिटिंग की कौन अध्यक्षता करता है, तो ज्यादातर जो है वो स्पीकर करते हैं। स्पीकर अगर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर जो है इसको प्रेसाइड करेंगे, ताकि वो जो बिल है उसे पास किया जा सके, ठीक है। स्पीकर अपॉइंट्स चेयरमैन ऑफ ऑल दी पार्लियामेंट्री कमेटीज ऑफ द लोकसभा, यानी कि जितनी भी लोकसभा की पार्लियामेंट्री कमेटीज बनती हैं, जैसे कोई भी अगर हम बात करें कि कोई भी एक मुद्दा है, किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी पार्टी बनाई जानी है, कोई कमेटी बनाई जानी है, या बहुत से किसी भी बिल को लेकर बनाई, जैसे कोई सरकार बिल लेकर आ रही है तो उस पर बात होती है कि कमेटी बनाई जाए, कमेटी ये तय करेगी ये बिल कितने फायदेमंद है या कितने नहीं, प्रोस एंड कॉन्स के बारे में वो तय करेगी। तो ऐसी कमेटी ज़्यादातर सब बनाई जाती है, किसके द्वारा बनाई जाती है, स्पीकर के द्वारा बनाई जाती हैं। स्पीकर अपने आप में 3 कमेटी है और ये इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं और ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। एक तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी, ये 3 ऐसी कमेटीज हैं, ये खुद क्या ये जो है इनका वो चेयरमैन रहता है, कौन, स्पीकर। स्पीकर एडजर्न हाउस सस्पेंड द मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ अ क्वेरम, यानी कि क्वेरम का मतलब है कि सदन को चलाने के लिए कम से कम कितने मेंबर्स का होना जरूरी है। तो लोकसभा के केस में जो है वो 1/10, यानी कि अगर हम बात करें 555 में अगर एमपीस मानते हैं एक मोटे तौर पर, तो 55 एमपीस का होना जरूरी है, तभी सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है। अन्यथा जब तक ये स्ट्रेंथ पूरी नहीं हो जाती तब तक उसे जो है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर हैं वो कभी भी पहले इंस्टेंस में वोट नहीं देते हैं, यानी कि जब कभी भी वोटिंग होती है किसी भी बिल पर तो दोनों ही पर्सन जो है वो पहले क्षण में वोट नहीं देते हैं। ये ज़्यादातर वोट जब देते हैं जब कास्ट हो जाता है, यानी कि दोनों उसके अगेंस्ट में और फेवर में, दोनों पर ही दोनों स्थिति में बराबर वोट होते हैं। तो ऐसी डेडलॉक को खत्म करने के लिए ये जो है वोट देते हैं और इसीलिए इसको कहा जाता है कास्टिंग अ वोट। नेक्स्ट है डेप्यूटी स्पीकर हैज वन स्पेशल पावर, दैट इज व्हेनेवर ही इज अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ही ऑटोमेटिकली बिकम इट्स चेयरमैन, यानी कि डेप्यूटी स्पीकर जो है उसके पास एक स्पेशल पावर ये होती है कि जब कभी भी उसे किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी का सदस्य बनाया जाता है तो वो अपने आप से उस कमेटी का चेयरमैन बन जाता है, यानी कि उसे उस कमेटी का चेयरमैन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि डेप्यूटी स्पीकर उसका मेंबर है तो चेयरमैन भी कौन होगा, डेप्यूटी स्पीकर हो जाएगा, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं, ये है हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में
कि जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ओरिजिनेट यानी कि जो दोनों ही पोस्ट है हमारे यहाँ पर कब निकल कर आई थी, जो ओरिजिनेट हुई थी 1921 में। यानी कि जो भारत सरकार अधिनियम था जिस 1919 को जिसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 का, उसके उसी पोस्ट से 1921 में ये दोनों पद निकल कर आए थे। और फ्रेडरिक वाइट पहले स्पीकर बने थे और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो पहले डेप्यूटी स्पीकर बने थे 1921 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। ये हमें याद करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विट्ठल भाई जे पटेल, ये एक ऐसे पहले इंडियन थे और पहले इंडियन इलेक्टेड स्पीकर थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। और नेक्स्ट है जीबी मैवलंकर एंड अनंत स्वामी अयंगर, पहले स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर है। और ये हमारी पहली जो लोकसभा बनी थी उसकी जो पहले हमारे स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा जो बनी थी उसके पहले जो स्पीकर थे जीबी मैवलंकर और अनंत स्वामी अयंगर पहले डेप्यूटी स्पीकर थे। जीबी मैवलंकर के बारे में अगर बात करें तो ये एक ऐसे पहले स्पीकर थे जिनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था और उसको लाने वाले कौन थे, जेपी कृपलानी थे, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, पहली जो वुमेन स्पीकर है लोकसभा की वो कौन है, मीरा कुमार। अगर हम बात करें कि एससी जो एसटी की सीटें दी गई हैं तो सबसे ज़्यादा जो एसटी की सीटें हैं वो लोकसभा में दी गई हैं, वो किस स्टेट को है, वो एमपी की 6 एसटी सीटें हैं। वहीं झारखंड और उड़ीसा की 5 सीटें हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात में 4-4 सीटें हैं वो एसटी की हैं। यूपी और बिहार 2 ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें कोई भी एसटी की सीटें जो है वो रिजर्व नहीं की गई है। टोटल अगर हम लोकसभा में एससी और एसटी की अगर बात करें तो 84 सीटें जो है वो एससी की रिजर्व की गई हैं और 47 सीटें हैं वो एसटी को दी गई हैं लोकसभा में। आर्टिकल 330 हमारा क्या बताता है कि एससी और एसटी की जो रिजर्वेशन है लोकसभा में, और यानी कि जितनी पॉपुलेशन है उसी के हिसाब से इनकी सीटें हैं वो लोकसभा में रिजर्व की जाएंगी। आर्टिकल नंबर 330 हमें बताता है। ठीक है, नॉर्मली ये 3-4 स्टेट मैंने लिखे हैं जो बताते हैं कि किस स्टेट में लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। तो यूपी की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, पहले नंबर पर 80 सीटें हैं। महाराष्ट्र की 48 सीटें लोकसभा में, वेस्ट बंगाल की 42 सीटें हैं, बिहार की 40, तमिलनाडु 39 और एमपी की 29। ये ज़्यादातर सिक्वेंस जो है वो सीडीएस वगैरह है या यूपी पीसीएस जो है उनमें पूछ लिया जाता है कि किस स्टेट में कितनी सीटें हैं वो लोकसभा में दी गई हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये तो फैक्ट हो गए थे, लेकिन अगर हम मैक्सिमम गैप की बात करें 2 सेशन के बीच में, यानी कि पार्लियामेंट के जो सेशंस होते हैं हमारे यहाँ 3 लगते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। लेकिन अगर हम बात करें 2 सेशन के बीच में जो गैप होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का होगा, 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं रह सकता। ठीक है, ये हमारे कुछ फैक्ट है जो हमारे लोकसभा के बारे में। अभी पार्लियामेंट जो चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, अगर हम आगे की बात करें तो इनके जो सेशंस हैं तीनों सेशंस को पढ़ेंगे, कब किसको डिसॉल्व किया जाता है, उसके आगे प्रोसेस क्या होती है, कौन करता है, कितने टाइप्स के बिल होते हैं, ये जो 3-4 वीडियो इस पर आएंगे तब जाके ये टॉपिक जो है पार्लियामेंट का कवर होगा। ठीक, तो इस वीडियो में हमने लोकसभा के बारे में जो विद फैक्ट क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, वो हमने इसमें कवर किए हैं। कैसी लगी वीडियो?